Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of July 2021. तो 15 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। दैट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन आर इमीडिएट नेबरहुड टू एक्सेप्ट द मोबाइल बेस्ड पेमेंट थ्रू द भीम ऐप। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है इमीडिएट नेबरहुड ने जिसने इंडिया के अलावा भीम ऐप को एक्सेप्ट किया? ऑप्शन आर ए नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव्स या डी श्रीलंका। आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज ब्रायम भारतीयंसिस। ब्रायम भारतीयंसिस वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है कि ये क्यों न्यूज़ में। तो ऑप्शन आर, इट इज़ अ न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन असम। Second is, it is the extinct bird species found during the Pleistocene epoch. C, it is the native Mars species discovered in Antarctica. या D, it is a new virus that affects Arctic animals. तो आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताने में से करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज, इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क इज इन लद्दाख। Second is, India's largest floating solar park project is in Rann of Kutch. Third, India's first green hydrogen mobility project is starting in Visakhapatnam. तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या none of the above. This is question number 3rd. तो प्लीज़ डू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको कमेंट के नीचे आंसर देना है। आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे ही मैप ऑफ द डे मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है ना। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्यूडो साइंसेज इन इंडिया आर टेकिंग सेंटर स्टेज एंड दस इम्पैक्टिंग द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द सिटीजन्स। क्वेश्चन क्या है कि स्यूडो साइंसेज जो हैं दे आर टेकिंग द सेंटर स्टेज इन इंडिया एंड दस इम्पैक्टिंग द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द सिटीजन्स। व्हाट नीड्स टू बी डन इन सच अ सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। इंडिया में स्यूडो साइंसेज का जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे मैं आपको आज एक आर्टिकल भी बताऊंगा, स्यूडो साइंस पे ही आया है। स्यूडो साइंसेस का चलन बढ़ता जा रहा है, सेंटर स्टेज वो ले रहे हैं। ऐसे में जो सिटीजन्स हैं उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे। लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। जो कुछ न्यूज़ एनालिसिस है उनमें पहली न्यूज़ है, भूटान बिकम्स द फर्स्ट नेबर टू यूज़ भीम यूपीआई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि भूटान हैज़ बिकेम द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू यूज़ दिस भीम यूपीआई। भीम यूपीआई का यूज़ करने वाली पहली नेबरिंग कंट्री बन चुकी है। कौन सी? भूटान, ठीक है ना। Bhutan becomes the first country in India's immediate neighborhood to use Bhim UPI for mobile-based payments to adopt UPI standards for its QR deployment. तो QR deployment के लिए भी Bhim UPI का यूज़ कर रहे हैं और आपका अडॉप्ट द यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्यूआर पेमेंट, ठीक है ना। भारत, अब भीम है क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी इसको बोलते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इट इज़ एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भीम को किसने डेवलप किया? सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि ये मोबाइल पेमेंट ऐप है डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द यूपीआई पे बेस्ड, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे ये बेस्ड है, ठीक है ना। इट इज़ नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 30 दिसंबर 2016। इंडिया में 2016 30 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया था। एंड इट इज़ इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द ई पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई पेमेंट को प्रमोट करने के लिए भीम का डेवलपमेंट किया गया था ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो सकें, ठीक है ना। Now this application supports all the Indian banks which use UPI, which is built over the immediate payment services infrastructure IMPS, यानी कि immediate payment services infrastructure पे जितने भी UPI based banks ने अलाउ किया है उन सभी को भीम अलाउ करता है, ठीक है ना। एंड इट अलाउज द यूजर टू डायरेक्टली इंस्टेंटली ट्रांसफर द मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी टू पार्टीज। एंड वैसे भी आपको यूपीआई का सिस्टम पता होगा कि अगर आपको बैंक अकाउंट नंबर पता नहीं है तो भी आपको उसका यूपीआई यानी कि वर्चुअल अगर आपको नंबर यूपीआई आईडी पता है तो आप वहां से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट नंबर या डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। कई बार होता था क्या कि बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स, तो ये सब डिटेल्स काफ़ी सेंसिटिव डिटेल्स मानी जाती हैं और अगर ये डिटेल्स किसी के हाथ में लग जाए तो वो आपके बैलेंस को साफ भी कर सकता है। तो ऐसे में ये जो वर्चुअल आईडी का कंसेप्ट आया यूपीआई में, जैसे आपने देखा होगा कि आपका XYZ ऐसा आपका यूपीआई बनता है XYZ@,
बैंक का नाम OKICICI या XYZ@HDFC ऐसे करके बनता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपको प्रिवेंट करती है कि आपका अकाउंट डिटेल्स और ये सब किसी और को ना मिले, ठीक है ना। दैट इज अगेन इट्स वन ऑफ द यूजेस। नोट में देखो यहाँ लिखा है भूटान हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई, यानी कि यूपीआई स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने वाली क्यूआर कोड के लिए भी। एंड भीम यूपीआई याद रखिएगा किसने बनाया था इंडिया में, एनपीसी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई क्या है, यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है ना। दिस हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड वर्क्स बाय इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन द टू बैंक अकाउंट्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो इट इज वर्किंग बाय ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है यूवीसी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। व्हाट इज दिस यूवीसी टेक्नोलॉजी? सो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया दैट अल्ट्रा वायलेट सी, यूवीसी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट सी और यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी। ये एक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द मिटिगेशन ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2। तो सार्स कोरोना वायरस 2 का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट सी यानी कि यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अब एक्चुअली में यूवीसी एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यूवीसी अल्ट्रा वायलेट सी एयर डक्ट सिस्टम यूज़ किया जाएगा। एंड इसको डेवलप किसने किया, CSIR-CSIO, यानी कि CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि ये UVC एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम बनाया है। नाउ दिस सिस्टम इज डिजाइन टू फिट इनटू एनी एग्जिस्टिंग एयर डक्ट। तो एयर डक्ट में आप इसको फिट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वायरुसाइडल यानी कि वायरस को डिस्ट्रॉय करने वाला। और डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, यूजिंग दिस यूवीसी इंटेंसिटी एंड रेसिडेंस टाइम कैन बी ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग स्पेस। तो यूवीसी इंटेंसिटी का यूज़ करके वायरुसाइडल डोसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना, और ये एयर डक्ट में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। The release adds that the virus is deactivated in any aerosol particle by the calibrated levels of UVC light। UVC लाइट का अगर आप कैलिब्रेटेड लेवल यूज़ करो तो आप वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आप इसको ऑडिटोरियम्स में, मॉल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, AC बसेस में, रेलवेज़ में यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। CSIR-CSIO याद रखना है ना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ये आप याद रखेगा। एयर बसेस में, रेलवेज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, या कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का खतरा है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूवी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट एक टाइप ऑफ लाइट होती है, रेडिएशन होता है, नेचुरली एमिटेड बाय द सन, नेचुरली एमिट होती है सन के द्वारा। एंड बहुत सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ ये कवर करता है, 100 to 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ कवर करता है, 100 to 400 नैनोमीटर तक की। एंड जो ह्यूमन विजिबल लाइट रेंजेस हैं वो रेंज करती हैं 380 to 700 नैनोमीटर्स तक। एंड यूवी जो है वो 3 बैंड्स में डिवाइडेड है। 3 बैंड्स कौन कौन सी हैं, एक तो है UVC जो कि 100 to 280 नैनोमीटर होती है, UVB जो कि 280 to 315 नैनोमीटर होती है, एंड UVA जो कि 315 to 400 नैनोमीटर होती है। एंड UVA एंड UVB जो रेज हैं दे आर फ्रॉम द सन आर ट्रांसमिटेड थ्रू आवर एटमॉस्फेयर एंड ऑल UVC इज फिल्टर्ड बाय द ओजोन लेयर, ठीक है ना, UVC इज फिल्टर्ड बाय द ओजोन लेयर। तो ये भी आप याद रखिएगा। And UVB rays can only reach the outer layer of our skin or epidermis and can cause sunburns and are also associated with skin cancer. UVA can penetrate the middle layer of your skin or the dermis and can cause aging of skin cells and indirect damage to cells DNA. And UVC radiation from man-made sources has been known to cause skin burns and eye injuries. तो ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो UVA, UVB, UVC कॉज करती हैं, ठीक है ना, याद रखेगा। एंड जो वायरसेस हैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए एक प्रॉपर इंटेंसिटी की यूवीसी का यूज़ किया जाएगा। एंड ये कैसे डिस्ट्रॉय करता है कोरोना वायरस को, बाय डिस्ट्रॉइंग द आउटर प्रोटीन कोटिंग ऑफ द सार्स कोरोना वायरस। सार्स कोरोना वायरस की प्रोटीन कोटिंग को डिस्ट्रॉय करके एक्चुअली में ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। एंड इज इट सेफ फॉर द ह्यूमंस?
तो याद रखिएगा, इट इज़ स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू डिसइंफेक्ट द नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। एंड दिस रेडिएशन यूज्ड इन दिस डिवाइस कुड बी हार्मफुल टू द स्किन एंड आइज, लेकिन इसको प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया, लेकिन जो रेडिएशंस हैं ऑब्वियस सी बात है वो स्किन एंड आइज को तो इम्पैक्ट कर ही सकती हैं। सो दैट इज़ द थिंग जहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत रहेगी। अब फ्रंट पेज में एक दो न्यूज़ और है। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन द प्ली चैलेंजिंग सिडिशन। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन गई है रिगार्डिंग द सिडिशन, यानी कि सेक्शन 124A, जिसको हम सिडिशन बोलते हैं, आईपीसी का सेक्शन 124A, सिडिशन यानी कि राजद्रोह। और यहाँ पे एक्चुअली पिटिशन गया है अगेंस्ट द 1962 जजमेंट। 1962 जजमेंट है केदारनाथ केस का। केदारनाथ केस में जो है सिडिशन का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर जो सिडिशन था उसको अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था। तो पिटिशनर ने एग्री की आर्ग्यू किया है, जिसने पिटिशन डाला उसने ये बोला है कि जो 1962 का जजमेंट है केदारनाथ केस का, जिसने कि सिडिशन को अपहेल्ड किया है, इट इज़ अ रेलिक ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। ये कॉलोनियल लेगेसी का रेलिक है, एंड इट वाज गिवन एट अ टाइम व्हेन डॉक्ट्रिन्स सच एज चिलिंग इफेक्ट और फ्री स्पीच वर अनहर्ड ऑफ। तो उस समय आया था ये जो 1962 का जजमेंट है, ये ऐसे टाइम पे आया था, 1962 का टाइम था, वॉर का टाइम था, और उस समय जो चिलिंग इफेक्ट और ये जो स्पीच, फ्री स्पीच का इतना ज़्यादा वाइडर मीनिंग नहीं पता था लोगों को, फ्रीडम का इतना ज़्यादा वाइडर मीनिंग नहीं पता था लोगों को, तो ऐसे टाइम पर ये आया था। तो देयरफॉर द ऑथर सेज दैट, या जिसने पिटिशनर है उसने ये कहा है कि जो ये 1962 का जजमेंट है जिसने सिडिशन को अपहेल्ड किया, इट इज़ अ कॉलोनियल लेगेसी, एंड इसको यहाँ पे डिसअप्रूव करना चाहिए। आज वो समय नहीं है कि हम फ्रीडम के ऊपर ज़रा सा भी प्रतिबंधित रखें, फ्रीडम को ज़रा सा भी प्रतिबंधित रखें या उसके ऊपर चिलिंग इफेक्ट लाएं, है ना। दैट इज़ वाई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस सिडिशन, एंड ये नहीं होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड योर डिग्निटी, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, इनको आप इम्पैक्ट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान फ्यूचर कांट बी इन द पास्ट, यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने रिसेंटली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ दुशानबे में, याद रखिएगा जो मीटिंग कहाँ हुआ, दुशानबे में। आपके लिए सवाल ये है कि दुशानबे कौन सी कंट्री में है, प्लीज़ डू टेल मी द कंट्री वेयर दुशानबे इज लोकेटेड। दुशानबे आपको बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है दुशानबे। एंड दुशानबे में जो ये मीटिंग हुई उसमें एस जयशंकर जी का ये कहना था कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो एकदम लिम्बो में चल रहा है। लिम्बो में कैसे चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जो है उसने मेजर रीजन्स कंट्रोल कर रहा है। 85 to 90% ऑफ द रीजन्स आर कंट्रोल्ड बाय तालिबान, एंड फोर्स से आप इसको कैप्चर कर रहे हो। तो क्या किसी कंट्री का फ्यूचर आप ऐसे किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में दे सकते हो जो कि इस तरह से फोर्सफुली उसके रीजन्स को ऑक्यूपाई करे, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई वैल्यू ना रह जाए। सो दैट इज़ द थिंग दैट शुड नॉट हैपन। एंड अफगानिस्तान में वही चीज़ हो रही है कि वहाँ फोर्सफुली किसी ने पावर असर्प कर ली है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ से पावर ले करके, एंड दिस कैन नॉट बी लेफ्ट इन टू देयर हैंड्स, ये उनके हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये बीजिंग में है, याद रखिएगा द हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, ठीक है ना। अब आते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ। तो आज का जो मैप मैंने लिया है वो लिया है यूनाइटेड किंगडम का मैप। आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का मैप, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात, यूनाइटेड किंगडम के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लैंड वाला पार्ट दिख रहा होगा, दिस इज द इंग्लैंड वाला पोर्शन, जहाँ पे ये कैपिटल उसकी लंदन आपको दिख रही होगी। देन इंग्लैंड से जुड़ा हुआ ये छोटा सा पार्ट है, ये भी आता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यहाँ पे है वेल्स। वेल्स में आपको कैम्ब्रियन माउंटेन्स दिख रहे होंगे, कैम्ब्रियन माउंटेन्स जो कि वेल्स वाले रीजन में, ये देखो आप दिख रहा होगा ना, ये वेल्स वाला रीजन है, एंड यहाँ पे आपको कैम्ब्रियन माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इंग्लैंड आपने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये इंग्लैंड वाला पोर्शन है, यानी कि जो ये यूके वाला पोर्शन है, इसके और फ्रांस के बीच में एक वाटर बॉडी आती है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। नीचे आपका फ्रांस है, ऊपर आपका इंग्लैंड है यानी कि यूके वाला पार्ट है, और यहाँ पर आता है बीच में जो वाटर बॉडी, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल किसके बीच में आता है, इंग्लैंड एंड यूके वाले पार्ट के और फ्रांस वाले पार्ट के बीच में। तो फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल आता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये देखो नीचे फ्रांस लिखा भी हुआ है। ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो इसी यूके के अंदर एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉटलैंड वाला रीजन। दिस इज द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड भी इसी के अंदर आता है, यूके का ही पार्ट रहता है। स्कॉटलैंड की यहाँ पे कैपिटल आपको दिख रही होगी, ग्लासगो इसकी कैपिटल दिख रही होगी। एक और चीज़ आप देखो तो यूके के अंदर एक माउंटेन रेंज पिनाइंस आपको दिख रहा होगा, पिनाइंस। पिनाइंस याद रखिएगा, PENNINES। पेनाइंस आपको दिख रहा होगा, ये पेनाइंस भी याद रखिएगा। कल मैंने आपको एपेनाइंस भी दिखाया था। एपेनाइंस कहाँ पर है, आपके लिए सवाल है कि एपेनाइंस कहाँ पर है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया, एपेनाइंस दिखाया है, ठीक है ना। पिनाइंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर आपने स्कॉटलैंड देख लिया, ठीक है। ये तो यूके वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपका लास्ट इधर देखो नदर्न आइलैंड, नदर्न आइलैंड भी आपका इसी के अंदर आता है। तो नदर्न आइलैंड भी आपको देखो दिख रहा होगा, नदर्न आइलैंड आता है यहाँ पे। और नीचे वाला जो आयरलैंड है वो इसमें नहीं आता है यूके के अंदर, ठीक है ना। तो ये नदर्न आइलैंड तक आपने देख लिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे और आइलैंड्स है, जैसे कि आपको आउटर हेब्रिजेस आइलैंड दिख रहा होगा, ऑर्कने आइलैंड दिख रहा होगा, शेटलैंड आइलैंड दिख रहा होगा। ये सारे अगर आप जोड़ लो तो लगभग बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इन सबको जोड़ो तो इस पूरे रीजन को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे आइलैंड्स के ग्रुप जो हैं लगभग 1500, 2000, 6000 आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स ग्रुप्स हैं यहाँ पे, उन सबको अगर आप मिला दोगे ना तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके कहलाएंगे ब्रिटिश आइल्स। तो ये आप यहाँ याद रखिएगा। ऊपर जरूर ये ऑर्कने आइलैंड याद रखिएगा, दिस इज द ऑर्कने आइलैंड वाला पोर्शन, तो इसको ऑर्कने आइलैंड याद रखिएगा। ये शेटलैंड आइलैंड और याद रखिएगा, शेटलैंड आइलैंड, इनकी लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज और हैं आपके यूके के इधर साइड। एक तो जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे अटलांटिक ओशन लाई करता है, जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे नॉर्थ सी लाई करता है। वेस्टर्न पोर्शन पे अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पोर्शन पे नॉर्थ सी लाई करता है। नीचे जब आप देखेंगे, नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश चैनल दिख ही रहा है। फिर यहाँ पे आयरलैंड और ये जो वेल्स और इधर इंग्लैंड वाला पोर्शन है, उसके बीच में आपको आयरिश सी भी दिखेगा, आयरिश सी भी दबा हुआ दिखेगा। ये सराउंडेड है आयरिश सी, और यहाँ पे आयरलैंड के नीचे आपको सेल्टिक सी दिखेगा। तो सेल्टिक सी की लोकेशन भी आप याद रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब मैं आपको आज के क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूँ। पहला जो सवाल था उसका आंसर तो मैंने ऑब्वियसली न्यूज़ में बता दिया, भूटान आंसर रहेगा। ब्रायम भारतीयंसिस क्या है, तो तीसरा जो है इट इज़ अ मॉस, नेटिव मॉस स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका। तो ये नेटिव मॉस स्पीशीज है जिसको कि अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया है, ब्रायम भारतीयंसिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था कि ये इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो तीनों ही इनकरेक्टली मैच है। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ दी अबव। अब करेक्ट क्या होगा कि इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो रन ऑफ कच्छ में रहेगा। दूसरा, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क आपका विशाखापट्टनम में रहेगा। और इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में रहेगा। तो तीनों इंटरचेंज कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये आंसर रहेगा। तो दीज आर दी आंसर्स टू द क्वेश्चंस आज टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब मूव करते हैं हम सिंपली एडिटोरियल्स ऑफ द डे की तरफ। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज द स्टैम्प ऑफ कोअर्जन। अब ये आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी आई जिसने बहुत सारे टारगेट्स बताए, जैसे कि फर्टिलिटी रेट को 2.7 से घटा करके 2.1 करना है बाय 2026। अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस ला दिए हैं। प्रोविजंस कैसे कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स कर दिए हैं, और बोल दिया कि जो स्टरलाइजेशन करेगा उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन नहीं कंडक्ट करने दिया जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी है। सो ऑथर का ये कहना है कि जो आपने वेलफेयर, देखो आपके बिल का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। बट क्या वेलफेयर जो है वो कंडीशनल होता है क्या? इस तरीके से आप कंडीशंस लगा करके वेलफेयर करोगे? जो सबसे गरीब तबका है, आप सबने पढ़ा होगा पॉपुलेशन की अगर पॉलिसीज़ कभी पढ़ी हो तो, मतलब पॉपुलेशन की थ्योरीज अगर आपने कभी पढ़ी हो तो, जैसे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं आई होप उन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरीज पढ़ी होंगी। और उसमें आपने देखा होगा चाहे मैल्थस की थ्योरी हो चाहे मार्क्सियन थ्योरी हो, सभी थ्योरीज ये बोलती हैं कि जहाँ पे भी गरीबी रहेगी, गरीबी जहाँ पॉवर्टी रहेगी वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहती है। अब इसका रीज़न या तो पॉवर्टी खुद हो सकती है, या फिर एज पर द मार्क्सियन थ्योरी जो है, मार्क्सियन थ्योरी कहती है कि जो
कैपिटलिस्ट क्लास है उसका जो कहना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन करती है जो वो वर्कर क्लास का, उसके कारण वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने पड़ती है ताकि जितने ज़्यादा वर्किंग हैंड उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। तो क्या हम ऐसे तबके का जो गरीब तबका है जिसको वेलफेयर की सबसे अधिक ज़रूरत है, वहाँ पर क्या हम पॉपुलेशन को बेसिस बना करके या फिर उनके नंबर्स को बेसिस बना करके उनको आउटलॉ कर सकते हैं, या फिर क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं हम आपको वेलफेयर नहीं करेंगे? तो दिस इज अ बिगर क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द ऑथर, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द क्वेश्चन ऑथर। ठीक है ना, यहाँ पे ऑथर ने यही कहा कि एक्सपीरियंस ये बोलता है इंटरनेशनल अगर हम देखें तो ऐसे लॉस काम नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर कि जो बर्डन है वो इस तरीके से सोसाइटी के ऊपर पड़े और इस तरीके से फोर्सफुल तरीके से किया जाए, चाहे वो चाइना ही क्यों ना। चाइना में देखा गया था कि पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी पे गए हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट होता है। आगे मैं आपको और डिस्कस करूंगा कि क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ऑथर ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू इट अनलेस पॉपुलेशन growth is regulated, the state will be unable to guarantee the provisions of basic rights to all the citizen। उत्तर प्रदेश का साफ साफ ये कहना है कि जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते तो हम बेसिक ह्यूमन राइट्स भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जो उत्तर प्रदेश के बिल ने कही हैं, वैसी चीज़ें कही हैं कि बेसिक लॉज को भी वो आउटलॉ कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस बना करके। ठीक है ना। अब ऑथर ने वही बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग स्टरलाइजेशन करेंगे एंड 2 चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करेंगे उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी फॉर परचेज ऑफ हाउस, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव दी जाएगी, फुल सैलरी के साथ दी जाएगी, एंड ये सब चीज़ें फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन जो लोग नहीं करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वो स्टेट का जॉब हो चाहे कैसा भी जॉब हो। फिर उसके बाद उनको कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि आफ्टर ऑल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द अदर स्टेट्स इन इंडिया शो अस दैट देयर आर मोर एफिकेशियस अल्टरनेटिव मेजर्स अवेलेबल। तो ऑथर का ये कहना है कि दूसरे मेजर्स अवेलेबल थे, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना चाहिए था, एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ाओ। जब आप एजुकेट करोगे, जैसा कि मैं आपको यूरोपियन एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जैसे एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है, पॉपुलेशन की एक थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। उसमें अलग अलग किस तरीके से डेमोग्राफी ट्रांजिट करती है, किस तरीके से अलग अलग फेजेस में जाती है, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो उसमें यूरोपियन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड वो थ्योरी है। तो उसमें बाकायदा लिखा है कि जब यूरोप में हेल्थ रेवोल्यूशन आया और जब यूरोप में एजुकेशनल रेवोल्यूशन आया है, तो किस तरीके से वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों घटते हैं, है ना, दोनों चीज़ें डिक्रीज होंगी और पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है। ठीक है ना। और ऑथर ने वही चीज़ यहाँ पे कही है कि आपके पास और दूसरे एफिकेशियस वेज हैं और दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जगह इस तरीके से कंट्रोल करने की बजाय अगर आप हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करो और एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करो, तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी यही बोलता है कि इस तरीके के जो फोर्सफुल लॉज होते हैं काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। चाइना का एग्जांपल आप सबके सामने है। ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया जो है ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन, याद रखेगा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, किसके ऊपर? ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1994 में हुई थी। उसमें इंडिया ने एक प्लेज ली थी। प्लेज क्या ली थी? गारंटिंग अ राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने ये बहुत अच्छा पॉइंट एक बनाया है कि रिप्रोडक्टिव फ्रीडम का जो पॉइंट है वो इंडिया भी फॉलो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है ये एक इनएलिएनेबल प्रॉमिस है। सुचिता श्रीवास्तवा एंड ANR वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट विमेन्स फ्रीडम टू मेक रिप्रोडक्टिव डिसीजंस इज एन इंटीग्रल फैसेट ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। सुचिता श्रीवास्तव एंड ANR वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, 2009 का केस है, जिसमें कि कोर्ट ने ये पता लगाया, कोर्ट ने ये कहा कि जो रिप्रोडक्टिव डिसीजंस हैं इनमें फ्रीडम होना एक इंटीग्रल फेसेट है ऑफ आर्टिकल 21। अब ये चीज़ जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव फ्रीडम यानी कि यहाँ पे डिसीजन दोनों तरीके से हो सकता है, आइदर टू गिव बर्थ और नॉट टू गिव बर्थ। दोनों तरीके के राइट्स जो हैं वो इनएलिएनेबल राइट्स हैं वुमेन के। ठीक है ना। एंड दोनों ही इनएलिएनेबल राइट्स हैं। और KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी यही बोलता है कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन जो है ये उसकी
प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, विमेन्स प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। ये देखो लिखा भी हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन सीज अ पर्सन्स ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी। तो अपने बॉडीली डिसीजंस जो हैं, जो आप ले रहे हैं, बॉडीली डिसीजंस जो आप ले रहे हैं, वो डिसीजंस जो होते हैं दे आर एक्चुअली योर राइट एक्सटेंशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ओनली। तो केस पुट्टास्वामी केस में ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। तो लाइक ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट बाउंडलेस, बट एज पुट्टास्वामी क्लैरिफाइज एनी रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द राइट मस्ट कॉन्फॉर्म टू अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, हम मान गए कि ये सब जो है प्राइवेसी के अंतर्गत आता ही है, बट केएस पुट्टास्वामी केस में एक और चीज़ बोली गई थी कि ये मतलब कि ये कहना चाहिए कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑथर का कहना है कि वो जो लिमिटेशंस हैं वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कॉन्फॉर्म करने चाहिए, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलती है? चार चीज़ें बोलती है। पहली चीज़ ये बोलती है कि जो लिमिटेशन लगी है वो एक स्टैट्यूट के थ्रू लगनी चाहिए। पहला चीज़ बोलती है प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको चेक करनी है तो किसी स्टैट्यूट के थ्रू वो लिमिटेशन लगनी चाहिए। सेकेंड बोलता है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज फाउंडेड ऑन द लेजिटिमेट गवर्नमेंटल एम। जो लॉ बन रहा हो, स्टैट्यूट बन रहा हो, वो उसका वो बेस्ड होना चाहिए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एम की तरफ, मतलब एक सरकारी उसमें गवर्नमेंट का एम होना चाहिए। थर्ड दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव एंड लेस इंट्रूसिव मेजर्स। वो लॉ तभी वैलिड है जब उससे कोई लेस इंट्रूसिव मेजर या उसका कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। अगर उसका कोई लेस इंट्रूसिव अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो फिर वो लॉ वैलिड नहीं रहेगा प्रोपोर्शनैलिटी के लाइन में। चौथा जो पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट अ रेशनल कनेक्शन बिटवीन द लिमिटेशन इम्पोज्ड एंड द एम, मतलब जो लिमिटेशन लगाई जा रही है और जो एम है उसके बीच में एक रेशनल कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के लॉजिक से ये लॉ चेक करें तो कुल मिलाकर के ये जो लॉ है, सिंपल रीडिंग यूपी की ड्राफ्ट लॉ की ये कह देगी कि इफ इनएक्टेड इट विल इम्पिंज ऑन द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुल मिलाकर के राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पिंज करेगा एंड गवर्नमेंट के पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। जबकि ऊपर हमने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी ये बोलती है कि उस लॉ का कोई और अल्टरनेटिव या लेस इंट्रूसिव मेजर अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। तो जब लॉ का ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव या लेस इंट्रूसिव मेजर अवेलेबल है तो फिर आप क्यों नहीं उस अल्टरनेटिव को अपनाते हो, आप उस लॉ को क्यों अपना रहे हो? तो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस में भी ये लॉ जो है इट विल नॉट होल्ड गुड। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ऑथर ने बोली, इफ वी वांट द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट टू मीन समथिंग। इंडिया का जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट का, इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, आप सब जानते हैं ये चीज। तो अगर इंडिया के वेलफेयर स्टेट का कोई मतलब है देन द राइट टू एक्सेस बेसिक गुड्स कैन नॉट बी मेड प्रोविजनल ऑन अ पर्सन सेक्रीफाइसिंग हर बॉडीली ऑटोनॉमी। तो कुल मिलाकर के अगर वेलफेयर इंडिया का कोई मतलब है देन द राइट टू एक्सेस बेसिक गुड्स, जो राइट है टू एक्सेस द बेसिक गुड्स, इट कैन नॉट बी मेड प्रोविजनल, इट कैन नॉट बी मेड प्रोविजनल ऑन अ पर्सन सेक्रीफाइसिंग हर बॉडीली ऑटोनॉमी। तो अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी को सेक्रीफाइस करने के बाद ही अगर किसी व्यक्ति को राइट्स मिलने हैं तो फिर उस वेलफेयर इंडिया का कोई मतलब नहीं है, उस राइट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देयरफॉर ऑथर ने यही कहा है कि बाय ऑल अकाउंट्स अगर आप एनालिसिस करें इस लॉ का तो इट विल नॉट होल्ड गुड। अब दूसरे रीजंस भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इससे जो सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपके ऊपर बंदिश लग गई कि एक ही बच्चा होना है या दो ही लड़के होने या दो ही बच्चे होने हैं, तो यहाँ पे फैमिलीज क्या करती है, उनको मेल चाइल्ड चाहिए। आज भी फैमिली में पैट्रियार्की सुपीरियर है, आज भी लोग फीमेल चाइल्ड से बच रहे हैं और ऐसे में क्या करेंगे, वो अबॉर्ट करते जाएंगे, तब तक अबॉर्ट करते जाएंगे जब तक उनको लगे कि ये डॉटर होने वाली है। और लोग इस तरीके से जो लिंग परीक्षण बोलते हैं ना अपन, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कराएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर दो बच्चे हो रहे हैं तो दोनों में जो मेल चाइल्ड है वो हो, क्योंकि इंडिया में आज भी माइंडसेट जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है कहीं ना कहीं। और ऐसे में जो होगा, जो स्क्यूड एक तो सेक्स रेशियो का, दूसरा जो मिसिंग जो आपका एक मैंने बताया एक गर्ल्स के साथ जो है ये गलत होगा, एंड भ्रूण हत्या जो जिसको बोलते हैं, जो फिटिसाइड जो होता है, दैट विल अगेन इंक्रीज इन उत्तर प्रदेश, एंड ये सारी चीज़ें होंगी।
एंड एक जो स्टरलाइजेशन का लिए जो कंपेन चलता है ना, स्टरलाइजेशन, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगेगा. सो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन. एंड इसका जो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा वो माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल ग्रुप्स पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. माइनॉरिटीज़ और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप से और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. फोर्सफुल उनका इस तरीके से किया जा सकता है. तो ऑथर ने कुल मिलाकर के यही चीज़ें बोलनी कि दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये. एंड सुहृत पार्थ सारथी इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट authors of the Hindu. Suhrit Parth Sarthi, I know him personally. He is very good, very good person. I have met him, and he's an advocate practicing at the Madras High Court. Very good person and very good article. This आगे मूव करते हैं यहाँ पे. नो स्यूडो साइंस प्लीज. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है रिसेंटली. इग्नू ने क्या बोला है? इग्नू ने कहा है कि दे हैव लॉन्च्ड अ डिग्री कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी. तो इग्नू ने एक एस्ट्रोलॉजी पे डिग्री कोर्स ही लॉन्च कर दिया. एंड दिस इज एन ऑब्सेशन विद एस्ट्रोलॉजी इन दिस कंट्री. काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंडिया विद एस्ट्रोलॉजी. ऑथर ने इसको स्यूडो साइंस बोला है. ऑथर ने कहा है कि जहाँ पे एक तरफ एलन मस्क स्पेस एक्स को लेकर के मार्स में कॉलोनी बनाना चाहता है, वहीं पे दूसरी तरफ हम इग्नू में एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें नवग्रह की बात की जाती है. ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि कुल मिलाकर के एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक फंडा है, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो हमको पहले सिलेबस देखना पड़ेगा. इग्नू ने जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है वो क्या इंट्रोड्यूस किया है कि हॉरोस्कोप क्या होता है, स्टडी ऑफ हॉरोस्कोप किस तरीके से आप करते हैं, और प्लैनेट्स की क्या इम्पैक्ट होते हैं ऑन आवर लाइफ, इसमें क्या टाइम होता है टू स्टार्ट अ वर्क, क्या टाइम रहेगा टू अप्लाई फॉर अ जॉब. ये सारा इसका सिलेबस है. सोचिए मतलब कि किस समय आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, ग्रहों की दशा कैसी होनी चाहिए, प्लैनेट्स की पोजीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बर्थ टाइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना. तो सारी कुंडली उंडली सब इसी में बनेगी, और कुंडली में आप सबको पता है बर्थ टाइम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. ऑथर ने कहा है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्ता है, इसीलिए जो साइंस है वो बैक स्टेज ले रहा है और स्यूडो साइंसेस सेंटर स्टेज ले रही हैं. ठीक है ना. नाउ ऑथर सेज दैट कि पहला जो अजम्पशन है, एक एक करके वो अजम्पशन को नल डाउन करेगा. पहला अजम्पशन ये है कि प्लैनेट्स की पोजीशन. तो प्लैनेट्स की पोजीशन को जब एस्ट्रोलॉजी में आप आएंगे तो उसको बोलते हैं नवग्रह. नवग्रह बोलते हैं, है ना. और उसमें जो नवग्रह में कंसेप्ट है उसमें सन की पोजीशन भी मैटर करती है और मून की पोजीशन भी मैटर करती है. तो कुल मिलाकर के नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो 4 इनमें से ऐसे हैं जो कि प्लैनेट्स है भी नहीं, है ना. तो पहला कंसेप्ट तो वहीं फेल हो जाता है जब आप नवग्रह की बात करते हैं. नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स, और उसमें 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लैनेट ऑलरेडी है ही नहीं. जैसे कि सन अगर देखो तो इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ स्टार. दूसरा मून अगर देखो तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. तीसरा राहु देखो और केतु देखो, विच आर क्लेम टू द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, आर नॉट इवन प्लैनेट्स बट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पाथ्स ऑफ द सन एंड द मून. तो राहु एंड केतु इनमें से प्लैनेट है भी नहीं, है ना. सन स्टार है और मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है. तो कुल मिलाकर के ऑथर का यही कहना है कि इनमें से अगर अपन ये चीज़ें देखें, जो नवग्रह का कंसेप्ट है वो तो यहीं फेल हो जाता है. दूसरा जो कंसेप्ट है वो है टाइम ऑफ बर्थ का. टाइम ऑफ बर्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंस बोला था कि आप भैया किस समय पैदा हुए, ये वो. तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि टाइम ऑफ जो बर्थ है वो ये माना जाता है कि बच्चा जब पेट से वूम से बाहर निकला, है ना, उस टाइम को माना जाता है. लेकिन कई जगहों पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि बच्चे का जो टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअल वो होना चाहिए जब वो पहली बार स्पर्म और ओवम जब एक साथ मिलकर के एम्ब्रियो बनाते हैं एंड इट ग्रोज फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टू 9 मंथ्स. क्या उस पीरियड को टाइम ऑफ बर्थ नहीं मानना चाहिए? ऑथर का क्वेश्चन ये है कि नवग्रह का इम्पैक्ट केवल तभी पड़ता है जब वो वूम से बाहर आ जाता है. वूम के अंदर अगर वो है तो उसके ऊपर क्या उन नवग्रह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट द ऑथर इज सेइंग, एंड दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि क्या उस बच्चे पर इम्पैक्ट तब नहीं पड़ता जब वो पेट के अंदर रहता है, तो है ना. मदर की फूड हैबिट्स का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है. मदर क्या चीज़ देख रही है, क्या चीज़ पढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है. बट जो प्लैनेट्स ऑल माइटी पावरफुल प्लैनेट्स जो हैं उनका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता. दिस इज समथिंग अनपैलेटेबल. ये चीज़ हजम नहीं हो रही है. अगली चीज़ ऑथर जो पूछता है, एक और पूछता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, एक सेकेंड में हज़ारों बच्चे वर्ल्ड में पैदा हो रहे हैं, क्या सब सेम फेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं? क्या सबका सेम फ्यूचर रहता है? दिस इज़
नॉट द सेम, सबका फ्यूचर सेम नहीं है। हाउ इट कैन हैपन दैट द प्लैनेट्स की पोजीशन तो सेम रही होगी उस समय, हर बच्चे के लिए अलग पोजीशन तो नहीं रहेगी। तो कैसा ऐसा हो रहा है कि उस बच्चे 1,000 10,000 बच्चे जो एक समय पैदा हो रहे हैं उन सभी का फ्यूचर सेम क्यों नहीं होता? तो दीज क्वेश्चंस आर देयर एंड ऑथर ने वही कहा कि आप साइंस को प्रेफर करिए, सूडो साइंस को नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लॉइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, आपके फियर को एक्सप्लॉइट करता है, आप डरते हैं इसलिए उस चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करता है। एंड जो एस्ट्रोफिजिक्स है उसका प्रिंसिपल ही यही है कि वो ऑब्जर्वेशन पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, इन सब पे डिपेंडेंट है। और एक्सपेरिमेंटेशन तो ठीक है साइंस में का भी पार्ट है, लेकिन हाइपोथेसिस बनाना इस तरीके से और इस तरीके से मतलब कि कहना कि प्लैनेट्स की पोजीशन को ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें बोलना, दैट इज़ रॉन्ग। एंड देयरफॉर ऑथर सेज कि सूडो साइंसेस की जगह आप साइंसेस पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट होल्ड टॉक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब मालदीवियन प्रेसिडेंट से मिले हैं एंड ही हैज़ कॉल्ड दिस मालदीव्स एज द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। आप सबको पता है कि हमने नेबरहुड पॉलिसी में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सागर, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उसका भी सेंट्रल पिलर मालदीव्स कहीं ना कहीं है। चाहे वो आप वाटर की, वहाँ जब क्राइसिस हुई थी तब हमने वाटर वहाँ प्रोवाइड किया था, तब आपने देखा हो। दूसरा आपने तब देखा होगा जब रिसेंटली अभी वहाँ पे वैक्सीन्स की ज़रूरत थी तो हमने वहाँ पे 2 लाख 3 लाख डोसेज वैक्सीन्स के भी भेजे, है ना। दैट इज़ द थिंग। अब ऑथर ने कहा लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मालदीव्स में एक कैंपेन चल रहा है हैशटैग इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया का जो एंगेजमेंट है सोली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ पे जो मालदीवियन प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनके साथ वहाँ मालदीव्स में अपोजिशन और मालदीवियन सिटीजनशिप को वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। देयरफॉर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है ना। कई लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे हमको कोशिश करनी है कि हम अपने रिलेशंस को बिगड़ने ना दें और अच्छे से उनके साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है ना। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें प्रपोज्ड जो कॉन्सुलेट बनने का चल रहा है, अड्डू अटोल है एक्चुअली मालदीव्स में, अड्डू अटोल है। अड्डू अटोल मालदीव्स के अड्डू अटोल में एक इंडियन कॉन्सुलेट बनने का प्रपोजल चल रहा है, लेकिन उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे इतना अपोजिशन चल रहा है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी भी नहीं चाहिए थी। एंड इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का मालदीव्स के, अब्दुल्ला शाहिद का, कहाँ के लिए इलेक्शन हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए के प्रेसिडेंट के रूप में उनका इलेक्शन हुआ है। तो दैट वाज अगेन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देयर, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। दिस इज द थिंग अगेन इन न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 9,800 करोड़ सपोर्ट फॉर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट। अब लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए 9800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। 9,800 करोड़। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स को मर्ज किया है, मतलब कि 3 जो मेन प्रोग्राम्स हैं उनको मर्ज किया है। ये 3 प्रोग्राम्स किसके किसके हैं? इंडिजिनस काउज एंड डेयरी डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के जो इंडिजिनस काउज एंड डेयरी डेवलपमेंट है उसको, प्लस जो लाइफ स्टॉक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइफ स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और आपका इंडिजिनस काउज एंड डेयरी, इन सभी को मर्ज करके इनके लिए 9,800 करोड़ जो हैं वो साइड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। एंड दिस स्कीम विल हेल्प इन बूस्टिंग द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। एंड एनिमल हस्बेंड्री को और ज़्यादा रिम्यूनरेटिव बनाने के लिए इसमें लगभग 10 करोड़ फार्मर्स इंगेज हैं। नियरली 10 करोड़ फार्मर्स आर इंगेज इन दिस। तो 10 करोड़ फार्मर्स के लिए और ज़्यादा रिम्यूनरेटिव बनाने के लिए, इस पूरी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है। So all the schemes of the Department of Animal Husbandry and Dairying will be merged into 3 broad categories। जो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई ना, उन्हीं कैटेगरीज के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को मर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को इन्हीं 3 कैटेगरीज में मर्ज किया जाएगा। अगला जो है न्यूज़ वो है इंडियाज न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन इज राइजिंग। इंडिया का जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इंजुरी रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दोनों, एक तो नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और दूसरा है इंजुरी रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इनका जो टोटल डिसीज बर्डन है ये डबल हो चुका है फ्रॉम 1990 टू 2019। 1990 से 2019 तक ये डबल हो चुका है। एंड अब नॉन
कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मेनली ड्यू टू एजिंग ऑफ पॉपुलेशन एज होने लगी है उस कारण से भी। इसके अलावा जैसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रोक हो गया, हेडेक डिसऑर्डर हो गए, एपिलेप्सी हो गया, ये लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बर्डन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बर्डन में जो लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स है कौन कौन से? स्ट्रोक हो गया, हेडेक डिसऑर्डर हो गया और एपिलेप्सी हो गया। स्ट्रोक, हेडेक डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे और चीज़ें बताई, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एयर पोल्यूशन, डाइटरी, इसके रीजंस क्या क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, एयर पोल्यूशन, डाइटरी रिस्क, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एंड हाई बॉडी मास इंडेक्स, ये लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो ओबेसिटी है, जो बॉडी मास इंडेक्स लोगों का ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो नहीं रह जाता अगर, तो भी ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हायर ब्लड प्रेशर हो गया, हायर पोल्यूशन हो गया, डाइटरी रिस्क हो गया, हायर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज हो गया, हाई बॉडी मास इंडेक्स हो गया, ये सब मेजर रीजंस हैं फॉर दैट। द डिसऑर्डर्स इंक्लूड नॉन कम्युनिकेबल वंस एज वेल। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रोक, हेडेक डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, सेरेब्रल पैल्सी, अल्जाइमर्स डिसीज एंड डिमेंशिया, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, पार्किंसंस डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिसीजेस, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो नॉन कम्युनिकेबल नेचर के हैं। कौन कौन से? स्ट्रोक, हेडेक डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी, अल्जाइमर्स डिसीज, अदर डिमेंशियाज, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, पार्किंसंस डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर डिसीजेस एंड ये सब हो गया। कम्युनिकेबल वंस में कौन से आती हैं? इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, टिटनेस, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड टिटनेस आती हैं। इंजरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ये आते हैं अलग अलग तरीके से, इंजरी रिलेटेड, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सब्सिडी स्कीम फॉर शिपिंग फर्म्स अप्रूव्ड। अब यहाँ पे जो फॉरेन शिपिंग फर्म्स हैं उनके लिए सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई। स्कीम फॉर शिपिंग कंपनीज ड्यूरिंग ग्लोबल टेंडर्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कार्गो। तो इंपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कार्गो के लिए जो फॉरेन टेंडर्स वाले हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है सब्सिडी के लिए। द सब्सिडी सपोर्ट्स वेरीज फ्रॉम 5 to 15% ऑफ लोएस्ट बिड बाय अ फॉरेन शिपिंग कंपनी डिपेंडिंग ऑन वेदर द शिप वॉज फ्लैग्ड आफ्टर और बिफोर February 1, 2021। तो डेट देखी जाएगी, एक डेट कट ऑफ है 1 फरवरी 2021 और सब्सिडी जो सपोर्ट रहेगा वो 5% से 15% तक की रहेगा। किसके लिए? लोएस्ट बिड बाय अ फॉरेन शिपिंग कंपनी। लोएस्ट बिड बाय अ फॉरेन शिपिंग कंपनी, याद रखिएगा, फॉरेन शिपिंग कंपनी की अगर लोएस्ट बिड रहेगी टेंडर में गवर्नमेंट कार्गो इंपोर्ट के लिए तो उसके लिए सब्सिडी का प्रोग्राम रहेगा 5 से 15% का, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसे शिप्स जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 20 ईयर्स से पुराने शिप्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तालिबान यहाँ पे पावर सीज करता जा रहा है ना। तो दैट वाज अगेन इन न्यूज़ एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टैक्स स्कीम फॉर गारमेंट्स टू कंटिन्यू। अब एक ROSCTL नाम की स्कीम आई थी, इसको बोलते हैं रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम, जो कि गारमेंट सेक्टर के लिए आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा लाई गई थी 2019 में। इसको कंटिन्यू किया जाएगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि जो प्राइजेज हैं वो कम हो जाएंगे और जो हमारे गुड्स हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द स्कीम। I hope you got clarity. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.